जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का सेट नंबर 20 है और ये जो 20 जुलाई शिफ्ट नंबर 4 का है, इसका हम सोल्यूशन करेंगे। इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम बताना है। जो वर्ड है इमर्स, आपको इमर्स वर्ड का सिनोनिम बताना है। इमर्स का मतलब होता है डूब जाना, किसी भी अपने इंटरेस्ट के काम में डूब जाना। डीपली, पर्टिकुलरली एक्टिविटी और इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट एक्टिविटी में तल्लीन हो जाना। ठीक है दोस्तों, और इसका सिनोनिम बताना है हमें, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्वॉल्व। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इमर्ज का मतलब होता है किसी चीज का निकलकर बाहर आना, टू बिकम विजिबल। ऑप्शन नंबर दूसरे की बात करते हैं तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूर, फार अवे या फारदर भी होता है। एक फारदर होता है और एक फर्दर होता है, FURTHER। ठीक है दोस्तों, ये फारदर है का मतलब दूर होता है और फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट। अनकवर का मतलब होता है उजागर करना। सच्चाई को बाहर निकालना, यानी कवर का मतलब किसी चीज को ढक देना होता है, अनकवर मतलब उजागर करना, तो रिवील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। एक सेंटेंस दिया गया है, इनमें से एक वर्ड जो है वो गलत स्पेल्ड किया गया है, उसका राइट इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें उसको राइट स्पेल्ड किया गया है, आपको ये बताना है। तो पहला देखिए, लेब्राडोर। लेब्राडोर एक कुत्ते की प्रजाति है, तो यहाँ पे गलत है, ये डबल ओ नहीं सिंगल ओ यहाँ पे होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस में, लेब्राडोर। तो ये गलत है यहाँ पे। दूसरा भी लेब्राडोर कहीं दिया है जो कि गलत है, जेंटिल नहीं जेंटल होता है, GENTLE, यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंटल, तो ये भी गलत है। चौथा जो ऑप्शन है डोसाइल, तो डोसाइल दोस्तों आपका राइट स्पेल्ड किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। डोसाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, प्लाइएबल, या एक वर्ड में उसे आप लचीला बोल सकते हैं। डोसाइल का अब यहाँ पे कुत्ते के संदर्भ में तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इजिली ट्रेंड, तो इजिली ट्रेंड, जिसे आप आसानी से ट्रेंड कर सके, डोमेस्टिकेट कर सके, पालतू बना सके। एडेप्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको बताना है, एरर बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में, यानी ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, कौन सा वर्ड जो है ये गलत यहाँ पे यूज किया गया है। दोस्तों पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। आई हैड गॉन टू सिल्लीगुड़ी बिफोर आई गो टू राजगंज, तो मैं राजगंज जाने से पहले सिल्लीगुड़ी गया था। अक्सर ऐसा होता है कि पास्ट टेंस में दो काम होते हैं, तो हमारा जो पहला काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, और जो दूसरा काम है यानी उसके बाद जो होता है काम, जैसे कि यहाँ पे बिफोर आई गो टू राजगंज, पहले यहाँ पे सिल्लीगुड़ी गया है, उसके बाद राजगंज गया है, तो जो दूसरा काम होता है राजगंज जाने का जो काम है वो पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आई गो के बजाय होगा आई वेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो होता है द पेशेंट हैड डाइड। बिफोर द डॉक्टर केम।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डॉक्टर केम क्या है, ये पास्ट इंडिफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, आपको पैरा जम्बल्ड बताना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो भी सेंटेंस है, ए नंबर, बी, सी, डी, 4 सेंटेंस दिए गए हैं और इनको आपको अरेंज करना है। पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ आरएमएस टाइटैनिक। तो आप आरएमएस टाइटैनिक का नाम सुने होंगे, टाइटैनिक मूवी के बारे में जाने होंगे। एक मूवी आई थी जो कि इसी के बारे में ये बताने वाला है। तो पहला बी नंबर पढ़ेंगे, द फिल्म प्रूव्ड इमेंसली पॉपुलर, होल्डिंग द ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस ग्रॉस रिकॉर्ड फॉर मोर देन अ डिकेड आफ्टर इट रिलीज। कह रहा है जब रिलीज हुई थी तो एक डिकेड तक यानी लगभग 10 साल तक बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड एकदम तोड़ दी थी, मतलब काफी सुपर हिट हुई थी मूवी। सी कह रहा है, टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म रिलीज इन 1997। कह रहा है कि टाइटैनिक एक अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर, मतलब रोमांस और साहस दोनों था एक साथ, ठीक है। तो रोमांटिक एडवेंचर मूवी थी जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स स्टोरी इज देन टोल्ड इन फ्लैशबैक एज द प्रोटैगोनिस्ट रिकाउंट्स द टाइटैनिक्स फेटफुल 1912 वॉयेज। कह रहे कि जो ज्यादातर जो कहानी है वो फ्लैशबैक में बताई गई है। जो मुख्य नायक है, यहाँ पे जो वर्ड प्रोटैगोनिस्ट है वो नायक होता है। नायक किसी भी मूवी का, नाटक का जो मुख्य कलाकार होता है उसे हम प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं। रिकाउंट मतलब याद करके घटनाओं को बताना। तो टाइटैनिक्स फेटफुल 1912 का जो टाइटैनिक का दुर्भाग्यपूर्ण जो यात्रा था उसके बारे में वो याद करके बताती है। लगभग उसमें 1500 लोग मरे थे। टाइटैनिक उस समय की बहुत बड़ी जहाज थी जो कि एक समुद्र में बर्फ के टुकड़े से टकराने की वजह से डूब गई थी, जिसमें लगभग 1500 लोग मरे हुए थे और औरतें ज्यादातर मोस्टली बची हुई थी कुछ, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन आता है तो पहले आप बताएंगे कि टाइटैनिक एक अमेरिकन जहाज थी जो कि 1912 में, एक मूवी थी जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। फिर इसके बारे में डिटेल में ना बताएंगे हम, ठीक है। तो सी जो है आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में जो है वो सेंटेंस आपका सी से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी और आपका डी ऑप्शन जो है वहीं से आप छांट देंगे। अब देखेंगे कि सी के बाद डी आएगा कि सी के बाद ए आएगा, तो हम ए और डी दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ द आरएमएस टाइटैनिक, कह रहा है कि यह आधारित है आरएमएस टाइटैनिक के डूबने पर। डी क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरी इज देन टोल्ड इन फ्लैशबैक। तो यहां पे आप देखेंगे कि इट जो है वो टाइटैनिक के लिए ही आया है। इट क्या है, प्रोनाउन है और वो नाउन के बदले आया है। तो जस्ट इसके बाद ऑप्शन नंबर ए वाला सेंटेंस आपका होगा, तो सी के बाद ए होगा। इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ आरएमएस टाइटैनिक, उसके बाद डी होगा। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स स्टोरी इज देन टोल्ड, तो कहानी का जो मुख्य ज्यादातर हिस्सा फ्लैशबैक में बताया गया है मुख्य कलाकार के द्वारा, ठीक है। और फिर बी कहेगा द फिल्म प्रूव्ड इमेंसली, जो फिल्म है वो काफी पॉपुलर प्रूव हुई और जिसने होल्ड किया वो बॉक्स ऑफिस को लगभग एक डिकेड तक, पूरे 10 साल तक बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड कायम रखा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ए डी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको अंडरलाइन पार्ट दिया गया है नीचे दिए वाले सेंटेंस में और इसमें बताना है, इसका सब्स्टिट्यूट बताना है। तो आप यहां पे देखेंगे एन एसअप हिज सीथ, ये गलत है, यहाँ पे सीथ नहीं होता। सीथ का मतलब होता है तरकस, जिसमें तीर रखा जाता है, एरो रखा जाता है। ब्रियान रिमेंड साइलेंट ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग थ्रू राहुल, यहाँ पे थ्रू नहीं दो होना चाहिए, THOUGH। दो राहुल वाज अनवेयर दैट ही हैड एन एसअप हिज सीथ के बजाय स्लीव होगा द इंटायर टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। यह एक इडियम है और इसका मतलब होता है टू हैव अ सीक्रेट प्लान और एडवांटेज, मतलब हमेशा अपने पास ऐसा कुछ होना जिससे आपको लाभ मिल सके।
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रियान रिमेंड साइलेंट, पूरे बोर्ड मीटिंग के दौरान ब्रियान साइलेंट रहा, यद्यपि राहुल इस बात से अनजान था कि उसके पास हमेशा एक तुर्रम का इक्का रहता है एंटायर टाइम। देखिए, तो आपके पास एक ऐसा इक्का होना, एस का मतलब होता है यहाँ पर इक्का, ताश की गड्डी का जो इक्का होता है, और स्लीप का मतलब होता है आस्तीन, जो आपकी बाजू होता है हाथ का, शर्ट का जहां बटन बंद करते हैं उसमें हमेशा एक इक्का छुपाए रखते हैं। जब कोई गेम खेलता है उसमें एक इक्का छुपा रहता है, तो उसके लिए हमेशा एडवांटेजियस पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये कहना चाहता है, इसका मतलब ये होता है इस ईडियम का। बाकी सारे ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इस दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइन सेगमेंट है स्टॉप वर्किंग, तो स्टॉप वर्किंग के लिए इनमें से कौन सा इडियम का मीनिंग होता है? स्टॉप वर्किंग, यानी काम करना बंद कर देना। तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। गिव इट अ व्हिर्ल का मतलब होता है टेक अ रिस्क, ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है। पुट आइस ऑन इट का मतलब होता है टू रिलैक्स और काम डाउन। रन अराउंड इन सर्कल, डू समथिंग विदाउट एनी प्रोग्रेस, या बोल सकते हैं बिजी इन डूइंग समथिंग, ऐसा कोई काम करना जिसमें कोई आपको प्रॉफिट ना हो, कोई लाभ ना हो, कोई प्रोग्रेस ना हो। कॉल्ड इट अ डे का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे सबका मीनिंग पहला है गिव इट ए व्हिर्ल का मतलब होता है ट्राई समथिंग न्यू, टू टेक रिस्क, कुछ नई ट्राई करना, रिस्क लेना। पुट आइस ऑन इट का मतलब है टू रिलैक्स, काम डाउन, शांत रहना, शांत करना। ठीक है। और एक होता है पुट समथिंग ऑन आइस, यानी ठंडे बस्ते में डाल देना किसी चीज। पुट समथिंग ऑन आइस, टू पोस्टपोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रन अराउंड इन सर्कल, यानी सर्कल में गोल गोल घूमना, यानी कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अगर गोल गोल सर्कल में आप घूम रहे हैं तो कहीं पहुंचेंगे नहीं, आप इसी में सर्कल में घूमते रहेंगे, इससे बाहर निकलो। कॉल्ड इट अ डे, यानी टू स्टॉप वर्किंग, आज का काम खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है PQRS, तो हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे पूरा बारी बारी से। 4 सेंटेंस दिए गए, फिर इसको हम अरेंज करेंगे। तो पहला है ड्यू टू टाइट डेडलीनेस फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स मेनी एम्प्लॉइज आर अनेबल टू एंजॉय ए प्रॉपर वर्क लाइफ। कह रहा है कि डिलीवरी के सख्ती के कारण, मतलब काफी डिलीवरी, मतलब अगर आप कोई असाइनमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, ऐसे समझते हैं, तो आपको है कि इस टाइम, विद इन इस टाइम के अंदर आपको असाइनमेंट देना है। तो ऑब्वियसली आपके पास स्ट्रेस होगा कि भाई मेरे पास 1 दिन टाइम है, 2 दिन टाइम है, इस टाइम के विद इन हमें काम करना है, तो स्ट्रेस होगा। एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स, और कंपनी का जो फोकस है वो परफॉर्मेंस आउटकम पर है कि कौन कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मेनी इंप्लॉय आर अनेबल टू एंजॉय प्रॉपर वर्क लाइफ, तो बहुत सारे इंप्लॉय ऐसे होंगे जो अपने वर्क लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस could emanate out of various situations such as lifestyle, health or relationship issues, lack of support system at home and competitive focus on acquiring material symbol of success and career advancement। कह रहा है स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है, कहां से जनरेट हो सकता है स्ट्रेस? बहुत सारे फैक्टर से उत्पन्न हो सकता है, जैसे आपका लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली, किस तरीके से आप अपने लाइफ को जीते हैं, हेल्थ और रिलेशनशिप इशू भी हैं, उसके कारण भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। अगर आपको घर में किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 बार 2 बार अटेम्प्ट दे रहे हो, आपका जॉब नहीं हो रहा है और आपको घर वाले कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है इतने दिन से, अब तक तेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा, तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। और लोग इस बात के लिए भी स्ट्रेस लेते हैं कि दूसरों की जो आज सिंबल ऑफ सक्सेस है, बड़ी गाड़ी, महंगा घर, है ना, इस वजह से भी लोगों को स्ट्रेस हो सकता है, और कैरियर एडवांसमेंट की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से लोगों को स्ट्रेस हो सकता है। सी पढ़ते हैं। इन टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड मेनी यंग प्रोफेशनल आर वल्नरेबल टू स्ट्रेस,
इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे यंग प्रोफेशनल जो है वो स्ट्रेस के शिकार या चपेट में इजिली आ जाते हैं। वल्नरेबल है यानी एट रिस्क। डी कह रहा है टू एड टू दिस द करेंट इकोनॉमी हैज इंपैक्टेड मेनी कंपनीज रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट विच in effect have put many jobs at risk, resulting in the frequency of counseling, support and guidance going up significantly। कह रहे हैं और तो और करंट इकोनॉमी यानी ये जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है इसने बहुत सारे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को प्रभावित किया है, जिसका प्रभाव ये है कि मेनी बहुत सारे लोगों की जो जॉब है वो रिस्क यानी खतरे में है। इसका कारण ये है और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंटली उनको गाइडेंस और सपोर्ट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं या काउंसलिंग की जरूरत है। तो चलिए यहां पे देखेंगे आपका जो सी है वो स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि स्ट्रेस आजकल लोगों को हो रहा है इस दुनिया में। ठीक है, फिर बता रहा है कि क्यों हो रहा है और उसके प्रभाव क्या है, उसके रिजल्ट क्या है। तो पहले आपका सी आएगा। आप सी देखेंगे किस सेंटेंस में स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी है, केवल डी में ही सी से स्टार्टिंग है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप यहां से करके भी आंसर जा सकते हैं, इसके आगे आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है अगर आपको टाइम सेव करना है तो। ठीक है, पर चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। सी के बाद अब बी आएगा। तो स्ट्रेस कह रहा है कि आजकल लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। अब ये इसमें बता रहे कि स्ट्रेस कहां से हो रहा है। ठीक है, फिर स्ट्रेस का रीजन क्या है, मेन मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि इसमें बता दिया कि ऑप्शन बी में स्ट्रेस के बहुत सारे कारण है, लाइफ स्टाइल, हेल्थ, रिलेशनशिप, और फिर इसमें एक चीज को, ये जो एक चीज है जो कि आपको काम से जो स्ट्रेस होता है उसको इलेबोरेट किया, उसका विस्तृत में बताया है, फिर इसी चीज में इसको एड ऑन किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें आपको आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क एवरीवन इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड बाय जैक टुडे इन एक्टिव वॉइस। करेक्ट, आप एक्टिव वॉइस में किस तरीके से लोगों को पूछोगे कि इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड बाय जैक, अगर आज स्वीट्स जो है वो जैक डिलीवर करने वाला है, तो इसको क्वेश्चन में कैसे पूछोगे। तो विल जैक डिलीवर द स्वीट्स टुडे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में आपको इतना बड़ा सा सेंटेंस दिया है जो कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इसमें देखना है कि अंडरलाइन वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है। वल्नरेबल का मतलब मैंने जैसा कि ही बताया, एट रिस्क, इन डेंजर, खतरे में यानी चपेट में, किसी भी वल्नरेबल का मतलब होता है भेद्य होना, जिसे आसानी से भेदा जा सके, जोखिम पहुंचाया जा सके, खतरा, हानि पहुंचाया जा सके, उसे हम बोलते हैं वल्नरेबल, भेद्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एट रिस्क। पुअर मतलब पता ही है आपको, गरीब, एरोगेंट यानी उदंड, घमंडी, एडेप्टेबल यानी अभी मैंने बताया था डोसाइल, फ्लेक्सिबल, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जिसे आसानी से पालतू बनाया जा सके, जिस ऐसा सिचुएशन जिसके अनुरूप खुद को आसानी से ढाला जा सके, एडेप्टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज द इनडेफिनिट आर्टिकल। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो इनडेफिनिट आर्टिकल का सही से उपयोग किया है। तो आई हैव नेवर सीन अ यूएफओ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन अ यूएफओ इन एन इंग्लिश मूवी, कह रहा है कि मैंने इंग्लिश मूवी में यूएफओ का उपयोग कभी नहीं देखा है। यूएफओ होता है अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आप मूवी में देखते होंगे कि एक अचानक से अंतरिक्ष यान आ जाता है उड़ता हुआ, है ना, तो इन सब चीजों को यूएफओ का यूज बोलते हैं।
अब देखिए, आप यूएफओ के आगे ए आया है, इंग्लिश के आगे एन आया है, इसके पीछे इसका रीजन क्या है? ठीक है, आप आर्टिकल का यूज पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ए ई आई ओ यू जो वर्ड जो होता है ए ई आई ओ यू आपका वोवेल है। इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले आपको एन का यूज करते हैं, और बाकी के जो कंसोनेंट होते हैं जैसे बी सी टी यानी जो 21 होते हैं, इनके पहले आपको ए का यूज करना होता है अगर ए और एन की बात करें इंडेफिनिट आर्टिकल का। ठीक है, पर आपको यहाँ पे हिंदी वाले कंसोनेंट की बात होती है और हिंदी वाले वोवेल की बात होती है, जिसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल वाला हो उसके पहले हम एन लगाते हैं, और जिसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट वाला उसके पहले ए लगाते हैं। जब यूएफओ आप लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, यू यानी य आएगा। ठीक है, यूएफओ, तो यह जो है ना ये वाई से स्टार्ट होगा, तो इसलिए यहां पे ए आएगा। ठीक है, लिखा तो है यूएफओ पर इसका प्रोनाउंसिएशन यूएफओ, जैसे कि यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूरोपियन हो जाएगा, ए यूरोप। अगर हम यूरोपियन की बात करें तो ये यूरोपियन गर्ल एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ना कि एन आएगा, क्योंकि आपको लगेगा यहाँ पे तो ई है, नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान देना है। और इंग्लिश मूवी आपको एन आएगा क्योंकि ई से ही इंग्लिश है, इंग्लिश इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, वो व्यक्ति जो किसी का मर्डर कर देता है राजनीतिक कारणों से, उसे हम बोलते हैं असासिन, राजनीतिक हत्यारा। और एक वर्ड है इसी से बना है असासिनेशन। असासिनेशन यानी राजनीतिक हत्या। जैसे कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनकी जो हत्या हुई थी वो क्या है? एक राजनीतिक हत्या है, यानी पॉलिटिकल कारणों से किसी की मृत्यु, हत्या करना क्या है? असासिनेशन कहलाता है। और वो पर्सन जो इसको करता है उसे हम असासिन बोलते हैं। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। मॉन्स्टर यानी दैत्य होता है, राक्षस होता है, क्रिमिनल अपराधी, हैंगमैन यानी जल्लाद जो होता है, जो फांसी देने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं हैंगमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। यानी ये जो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इसमें आपको बाय किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे थॉट दे वुड गेट मोर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स। बहुत सारे लोगों को मार करके वो सोचते हैं कि उन्हें स्कीम का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी नरसंहार होता है, जेनोसाइड उसे हम बोलते हैं, मसाकर भी बोलते हैं और कार्नेज भी बोलते हैं। इन सब का मतलब होता है नरसंहार, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना हम नरसंहार बोलते हैं। किसी ग्रुप का, किसी कम्युनिटी के लोगों को एक ही साथ मार देना क्या हो जाएगा? ये मासाकर, जेनोसाइड और कार्नेज यानी नरसंहार। बाकी सारे ऑप्शन देखते हैं। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ पर्सन बाय अनदर, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु को हम बोलते हैं होमिसाइड, यानी नॉर्मल आप इसे मर्डर बोल सकते हैं। दूसरा है सुसाइड यानी आत्महत्या, खुद का जान लेना, टेकिंग वंस ओन लाइफ। फेटिसाइड यानी भ्रूण हत्या, बच्चे को मां की पेट में मार देना, उसे हम बोलते हैं फेटिसाइड। किलिंग ऑफ अ फेटस, फेटस या कोइटस, इन दोनों का मतलब होता है भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें फिलर आपको बनाना है। ईश्वर चंद विद्यासागर फाउट हार्ड अगेंस्ट डैश प्रैक्टिसेज विच अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी ऑफ हिज टाइम। तो अगेंस्ट मेनी इविल, ऑल इविल, मोस्ट इविल,
मोर इविल। तो कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है अपने टाइम के समाज में जो भी कुरीतियां थी, कुरीतियों से लड़े। तो बहुत सारे कुरीतियों से लड़े कि सारे कुरीतियों से लड़े, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेनी इविल, बहुत कुरीतियों से लड़े। अब ऑल इविल, मोस्ट इविल और मोर इविल क्यों नहीं होगा? देखिए, अब जिस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के टाइम पर समाज में जितनी भी कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बंधुआ मजदूर हो गया, तो क्या इन सबके लिए केवल यही पर्सन थे जो इन सबके कुरीतियों के खिलाफ लड़े थे, या सबके खिलाफ यही लड़े थे? इंडिया में मान के चलिए जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर ये थे, वहां पे जो कुरीतियां थी वहां पे ये लड़े होंगे। हर जगह तो एक पर्सन नहीं जा सकता है या नहीं लड़ सकता है। तो यहाँ पे ऑल नहीं, ऑल या मोस्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी सारी कुरीतियों से एक बंदा नहीं लड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे समाज सुधारक थे जिन्होंने ये काम किया था। मोर इविल का मत होता है, हम मोर का जब तुलना यहाँ पे हो रहा था, ऑलरेडी पर्टिकुलर जब किसी चीज से तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका भी जिक्र होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे किसी चीज से तुलना नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है। इविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, विजिबल, साफ साफ दिखाई देना किसी चीज का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विजिबल। हिडन मतलब छुपा हुआ। प्रोफ्यूज का मतलब होता है पर्याप्त। करेक्ट का मतलब होता है सही। इसका होता है एबंडेंट, पर्याप्त मात्रा में किसी चीज का होना, एक्सेस होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इसमें आपको आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में आपको तो पहले आइडेंटिफाई करने की कौन सा इनकरेक्ट दिया गया है और उसका करेक्ट वर्जन क्या है। India needs to do better on rights and freedoms, welfare and justice, growth and development, and in building a more egalitarian society। यहाँ पे जो वर्ड है egalitarian, समानतावादी, समतावादी, यानी लोगों को ऐसा थ्योरी, ऐसा एक सोच कि लोगों को जो अपॉर्चुनिटी है या कोई भी चीज जो है वो बराबर बराबर मिलनी चाहिए, चाहे वो वेल्थ ही क्यों ना हो। इस सोच को हम इगलिटेरियन बोलते हैं। तो कह रहे इंडिया नीड्स टू डू बेटर, भारत को और बेहतर करने की जरूरत है अधिकार पे, आजादी पर, वेलफेयर समाज कल्याण, न्याय, विकास और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, ताकि और हमारा जो देश है वो और इगलिटेरियन समानतावादी समाज बन सके। तो यहाँ पे इगलिटेरियन का राइट स्पेलिंग ये है EGA, इगलिटेरियन। यहाँ पे AE आ गया है जो कि गलत है, वहां पे E नहीं होना चाहिए। इगलिटेरियन यानी समानतावादी। फ्रीडम्स गलत है, फ्रीडम में A नहीं, यहाँ पे O होता है। डेवलपमेंट में P के बाद E नहीं होता है। जस्टिस में S नहीं, C होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो वर्ड है नर्वस, नर्वस का आपको एंटोनिम बताना है। नर्वस का मतलब होता है घबराना हुआ, कंफ्यूज, हेसिटेंट। हेसिटेंट जो है ये आपका सिनोनिम हो जाएगा, हिचकिचाना। तो ये तो नहीं होगा ना, एंटोनिम आपको बताना है। तो यहाँ पे करेजियस, साहसिक यानी कॉन्फिडेंट, किसी काम को लेकर के आप साहसिक हो, कॉन्फिडेंट हो, तो उसको ये नर्वस का सिनोनिम हो जाएगा। कैजुअल यानी समान, सैकी मतलब होता है अनस्टेबल, अनस्टेडी, हिलता हुआ, ट्रेम्बलिंग। हेजिटेंट का मतलब है कंफ्यूज, दो सिचुएशंस, दो ऑप्शन में फंस जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आपको एंटोनिम बताना है। कितना एंटोनिम बताना है यार? मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, अपने काम को करने में काफी केयरफुल, अपने काम को अच्छे से करना, है ना, उस पर्सन को हम मेटिकुलस बोलते हैं। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। इसका एंटोनिम आपको बताना है, तो एंटोनिम हो जाएगा आपका केयरलेस, लापरवाह। हेडफुल ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। केयरफुल दोनों सिनोनिम हो जाएगा, हेडफुल एंड केयरफुल। चौथा जो ऑप्शन है अनटाइडी को मतलब होता है गंदा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। इसमें आपको फिलर बताना है। वन ऑफ ए लायन इज कॉल्ड अ, यानी शेर के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? तो शेर के बच्चे को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी कब। कोल्ट यानी घोड़े का बछड़ा होता है। चीक पक्षी का बच्चा होता है, कोई भी छोटा सा पक्षी। और काल्फ का मतलब होता है गाय का बछड़ा। तो कोल्ट आपका होता है यंग मेल हॉर्स। चिक अ बेबी बर्ड। काफ यंग काउ जवान, गाय का एक छोटा सा बच्चा। कब यानी शेर का बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है दिया गया है और इसमें आपको एक्टिव वॉइस में बताना है। हैज द कस्टर्ड नॉट बीन कुक्ड बाई हर। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव भी है। तो आपको इसमें इंट्रोगेटिव ही बनाना है और देखना है जैसे कि हर आपका बाई एजेंट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हर के साथ हर का सब्जेक्ट सी हो जाएगा और सी के साथ आपका हैव आएगा, हैज आएगा। तो यहाँ पे सी के साथ पहला हैव नहीं आएगा, दूसरा यहाँ पे डज भी नहीं आएगा, तो सी के साथ हैज और हैज आएगा। तो ऑप्शन बी और डी में देखेंगे हैज सी कुक्ड द कस्टर्ड, हैज सी नॉट कुक्ड द कस्टर्ड। तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा क्योंकि ये निगेटिव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें आपको एंटोनिम बताना है हिंडर का। हिंडर का मतलब होता है बाधा, रुकावट पैदा करना किसी के काम में। इसका एंटोनिम हो जाएगा एड यानी सहायता प्रदान करना, सहायता करना। ठीक है, मॉनिटर यानी मॉनिटर करना, देखभाल करना, किसी के काम को निगरानी रखना। ठीक है, डोमेस्टिकेट पालतू बनाना, फोर्स का मतलब बल होता है और मॉनिटर का होता है निगरानी करना। हैंडर का बाधा, किसी के काम में बाधा डालना। एड का मतलब सहायता करना। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 to 25 की बारी है जिसमें आपको क्लोज टेस्ट बनाना है। तो ये पहला ये जो पैसेज दिया गया है इसमें कुछ खाली स्थान छोड़े गए हैं, इसमें आपको फिल करना है। ये मान के चलो एक फिलर ही है पर थोड़ा सा बड़ा है, एक साथ 5-5 फिल करने हैं। ठीक है, तो फाउंटेन्स आर यूज्ड टुडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स एंड स्क्वायर्स टू ऑनर इंडिविजुअल्स और इवेंट्स फॉर रिक्रिएशन एंड डैश फॉर एंटरटेनमेंट। तो कह रहा है कि फाउंटेन्स का आजकल यूज किया जाता है शहरों में जो पार्क होते हैं या जो बिल्डिंग्स होते हैं उनको सजाने के लिए, उनके डेकोरेशन के काम के लिए यूज होता है, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऑनर सम्मान में फाउंटेन्स का यूज होता है, या किसी इवेंट किसी घटना को फॉर रिक्रिएशन यानी एंटरटेनमेंट के लिए। और तो यहाँ पे फॉर रिक्रिएशन डैश फॉर एंटरटेनमेंट, तो फॉर रिक्रिएशन एंड फॉर एंटरटेनमेंट, तो दोनों के लिए इसका यूज होता है कि यहाँ पे दोनों सेम चीजें हैं, रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट, इसलिए इसको एंड से जोड़ा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों का मतलब मनोरंजन ही होता है। ठीक है दोस्तों, और तो 21 में आपका हो जाएगा एंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 22 का देखेंगे। चलिए पहले इसको पढ़ेंगे। अब स्प्लैश पैड और स्प्रे पूल अलाउ सिटी रेसिडेंट्स टू इंटर गेट वेट एंड कूल ऑफ इन समर। तो एक स्प्लैश पैड होता है, जब आप वाटर पार्क में जाओगे तो जाने से पहले आपको नहाना पड़ता है, तो नहाने के लिए आप वॉशरूम का यूज कर सकते हो या वहां पे स्प्लैश पैड बना रहता है वहां पे भी नहा सकते हो। और स्प्रेस पूल अलाउड सिटी रेसिडेंट्स टू इंटर गेट वेट एंड कूल ऑफ इन समर, यानी गर्मियों में आप जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ठंडक पाने के लिए लोग वाटर पार्क्स में जाते हैं, तो वहां पे भी फाउंटेन्स का यूज होता है। द म्यूजिकल फाउंटेन मूविंग जेट, तो यहाँ पे पहले द म्यूजिकल फाउंटेन डैश मूविंग जेट्स ऑफ वाटर कलर्ड लाइट्स एंड recorded music controlled by a computer for dramatic effects। तो कह रहा है कि म्यूजिकल फाउंटेन डैश मूविंग जेट्स ऑफ वाटर, बी कंबाइंड कंबाइन कंबाइंस कंबाइंड। तो देखिए, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, प्रेजेंट में सारी बातें चल रही हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट की हम बात करेंगे, कंबाइंस होगा क्योंकि यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन, एक फाउंटेन की बात हो रही है। ठीक है, द म्यूजिकल फाउंटेन्स कंबाइंस
किन चीजों को मिलकर बना होता है? मूविंग जेट्स ऑफ वाटर, पानी के फवारे होते हैं, कलर्ड लाइट्स होती है, रिकॉर्डेड म्यूजिक होता है, और ये सारी चीजें कंप्यूटर के द्वारा इनका ड्रामेटिक इफेक्ट दिखाने के लिए इनका यूज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कंबाइंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है सारी चीजें और ये सिंगुलर है तो वर्ब में एस का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, तो आगे पढ़ेंगे हम। फाउंटेन्स कैन डैश ऑल्सो बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड डैश ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ देयर वाटर जेट्स। ड्रिंकिंग फाउंटेन्स प्रोवाइड फ्रेश डैश इन पब्लिक बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड पब्लिक स्पेस। करे कि फाउंटेन्स कैन अब इट सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। देखिए फाउंटेन्स एक निर्जीव वस्तु है, लाइफलेस है, तो उसके लिए हिम सेल्फ और हर सेल्फ आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों गलत हो जाएगा। इट सेल्फ और देम सेल्फ की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया है फाउंटेन्स, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? देम सेल्फ ही आएगा, क्योंकि प्लुरल है तो इसके लिए प्लुरल आएगा। देम सेल्फ कैन ऑल्सो बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड, तो कह रहा है कि फाउंटेन्स जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकती हैं जिसे बजाया जाता है। प्लेड बाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ देयर वाटर जेट्स, तो फाउंटेन्स में वाटर जेट्स बने होते हैं, उनके पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करके, उनको बाधा प्रदान करके भी उनको एक अलग तरीके से चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाई। Also be musical instrument played by obstruction of one or more of their water jets। तो इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तरीके से भी यूज किया जा सकता है, एक से एक या दो या और भी सारे जो भी वाटर जेट्स, एक फाउंटेन में मान के चलो 10-15 वाटर जेट्स है, तो उनको ऑब्स्ट्रक्शन करके उन्हें रोक रोक के पानी के बहाव को, उससे इसका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज हो सकता है। ड्रिंकिंग फाउंटेन्स प्रोवाइड फ्रेश डैश इन पब्लिक बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड पब्लिक स्पेस, यानी जो ड्रिंकिंग फाउंटेन्स है वो हमें फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती हैं पब्लिक प्लेस में, पार्क में और बिल्डिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है ड्रिंकिंग फाउंटेन्स यानी ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो आप हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और आपको किसी भी प्रकार का इस सेट में अगर कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें, और भी किसी प्रकार का आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो हम हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई पर्सनल गाइडेंस या हेल्प चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।